बच्चों, आज का हमारा अध्याय है हिंदी का संस्कृति की पहचान। तो बच्चों, हमें अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान होनी चाहिए, उसकी सभ्यता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलते हैं बच्चों, इस पाठ का अध्ययन करते हैं और हम अपनी संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। संस्कृति की पहचान। बच्चों, संस्कृति के कारण ही मनुष्य पशुओं से उन्नत कहलाता है, यानी पशु तुल्य नहीं होता। मनुष्य अपनी संस्कृति में निरंतर परिमार्जन यानी बढ़ोतरी करता है। इसी विषय पर विद्वान लेखक ने प्रस्तुत पाठ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति और सभ्यता, ये दोनों दो शब्द हैं और उनके मायने भी बच्चों अलग अलग होते हैं, इनके मीन्स भी अलग अलग होते हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता। बाहरी माने अपनी भौतिक तरक्की, यानी अपने आप को आगे बढ़ाता है। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भी उन्नति करता है। दया, माया और परोपकार सीखता है। गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। एक वह भी समय था बच्चों जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था, यानी आदमियों को घर बनाने के बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसा भी समय था जब वो पेड़ की छाया या पहाड़ के खो में वास करता था। पहाड़ के खो में, खो मीन्स बच्चों उसकी गुफा में, जब उसे खेती करना भी नहीं आता था और वह कंद मूल या जंगली जीवों का गोश्त खाकर गुजारा करता था, अपना गुजर बसर करता था। जब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था, वह या तो नंगा रहता था या पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज छिपाता था, यानी अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करता था, बचाता था। अब क्या हुआ है बच्चों कि इस हालात को मनुष्य की असभ्यता के हालात कहते हैं, क्योंकि उस समय सभ्यता हमारे देश में विकसित नहीं थी। लेकिन इस हालात से निकलकर आदमी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा त्यों-त्यों वह सभ्य हो गया, सभ्यता उसमें आ गई। यानी जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने और कपड़े बुनकर उसे पहनने लगा, तब वह असभ्यता से निकलकर सभ्यता में आने लगा, यानी उसके अंदर सभ्यता आने लगी। आज भी रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी लंबी जो यात्राएं होती हैं बच्चों, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक, ये सभ्यता की पहचान है। इससे में पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना सभ्य है, उसकी पहचान है ये बच्चों। आज जिस देश में जितनी ही अधिकता है, उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। यानी अधिकता यानी सामानों की, भौतिक सुख सुविधाओं की, मगर संस्कृति इन सबसे कहीं अलग है। दूसरी चीज़ है, वह मोटर नहीं है, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं है, मकान बनाने की रुचि है। अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं, लेकिन जिस ढंग से हम भोजन तैयार करते हैं और जिस कला से हम उसे खाते हैं, वह हमारी संस्कृति कहलाती कि हम भोजन किस तरह से खा रहे हैं।
उसका तरीका। प्रत्येक सभ्य आदमी सुसंस्कृत भी होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है। यानी सिर्फ कपड़ों से ही हम उसकी संस्कृति, उसमें क्या सभ्यता, उसके बारे में नहीं जान सकते बच्चों। संस्कृति धन नहीं है, गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं है, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है, हमारे अंदर विराजमान है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, गाय भैंस बैल घोड़े हाथी मोर और हवाई जहाज भी होते हैं बच्चों, मगर ये जो सारी वस्तुएं हैं हमारी सभ्यता के स्वरूप हैं। यानी ये हमने सभ्यता अपनी विकसित की, जिससे ये जाना जा सकता है कि ज़िंदगी की मोटी और बाहरी सुविधाएं हमने कहाँ तक हासिल की। लेकिन संस्कृति इतने मोटे तौर से दिखलाई नहीं देती, वह हमारे प्रत्येक पसंद तथा आदत में बच्चों छिपी रहती कि हमारी आदतें क्या हैं, हमारी पसंद क्या है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, यानी मकान का जो हमारा नक्शा बना वो किस तरीके का है, ये हमारी संस्कृति बताती है कि हम किस तरह का मकान पसंद करते हैं। कपड़ा तैयार करना सभ्यता का काम है बच्चों, लेकिन उसका रंग रूप कैसा हो, यानी वो दिखने में कैसा दिखाई दे, ये हमारी संस्कृति बताती है। हथियार गढ़ना सभ्यता का काम है, लेकिन उस हथियार से किसी को मारना ठीक नहीं, ठीक है या नहीं, ये बताना संस्कृति का काम। यानी हथियार बना के हम ऐसे ही हथियार किसी पे नहीं चला सकते, उसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है और किस तरह से रखना है, वही संस्कृति है। बच्चों, आजकल दुनिया में बड़े बड़े बम और दूसरे हथियार बन रहे हैं, क्योंकि सभ्यता के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन बच्चों, संस्कृति पुकार कर कह रही कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, क्योंकि बच्चों इनसे क्या होगा, हमारा नुकसान ही होगा। ये दुनिया को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद हो जाएगी ये दुनिया इनके द्वारा। एक बात और है कि आदमी के भीतर जो 6 ककार यानी विकार होते हैं बच्चों, कौन कौन से, जैसे काम क्रोध मोह मद लोभ और मत्सर, ये जो 6 विकार होते हैं इसके कारण ही सब कुछ होता है। वे प्रकृति के दिए हुए हैं, मगर ये विकार अगर बेरोक छोड़ दिए जाएं, इस पे रोक टोक ना लगाई जाए, तो आदमी इतना बच्चों गिर जाएगा कि उसमें और जानवरों में कोई भेद नहीं रहेगा। यानी वो जानवर जैसा हो जाएगा। जब जानवर कोई भी उसके सामने आ जाए तो वो जानवर उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है, उसी तरह से इंसान भी ऐसा ही हो जाएगा यदि हम उस पर रोक टोक ना करें। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि उसमें विकारों को बढ़ना नहीं, घटना चाहिए, कम होने चाहिए वो विकार उसके अंदर। क्योंकि बच्चों अगर ये विकार बने रहेंगे तो नुकसान होगा। गुस्से को ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए, है ना। लोभ मोह मद मत्सर को भी एक हद में ही रहना चाहिए इंसान के अंदर, क्योंकि ज़्यादा विनाश का कारण बनती है। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज़्यादा काबू पा लेता है, यानी जितना ज़्यादा उस पर मजबूत पकड़ हो जाती है, उसकी संस्कृति भी उतनी ऊंची समझी जाती है। संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना, जो उसके अंदर बुराइयां हैं उसको कम करना होता है बच्चों।
उसके गुण को अधिक बनाना है। आदमी भी एक तरह का जानवर ही होता है, लेकिन जानवर के गुण यानी पशुत्व को छोड़कर वह जितना ही आगे बढ़ता है उसकी संस्कृति भी उतनी अच्छी हो जाती। यानी अपनी पशुता का छोड़कर आगे बढ़ जाए, वही उसके अंदर संस्कृति का विकास करना होता है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है, यानी एक दूसरे से हम व्यवहार करते हैं तो बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं कि भाई तुम्हारे देश की संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, और हमारे देश में ये कल्चर। एक जाति और धार्मिक रिवाज दूसरी जाति और रिवाज बन जाता है बच्चों, और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास, बहुधर्म संभाव हो, जिसमें सब धर्मों को बराबर योगदान दिया। उन्हीं धर्मों से बनी जो संस्कृतियां हैं उनके बारे में लोग बाग जानते हों, वहाँ वो संस्कृतियाँ अपनाई जाती हों, उन संस्कृतियों का उस देश में प्रभाव हो, सभी लोग सभी संस्कृतियों को ध्यान रखते हों। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर से बच्चों लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार हैं। यही नहीं बल्कि हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से जो अनेक जातियां इस देश में आती रही हैं उन सब की संस्कृतियों की प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहे। उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई है कि आज वह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना समझी जाती है। क्योंकि बच्चों समय समय पर हमारे देश में अनेक लोगों ने, अनेक प्रकार के लोगों ने शासन किया। जो बाहर से आए विदेशी थे उन्होंने शासन किया, तो उनकी जो संस्कृतियाँ थी वो हमारे देश में आई और हम लोगों ने उन संस्कृतियों को भी जगह दी हमारे अंदर, और उस संस्कृतियों को जगह देकर हमने क्या किया, अपने उदारता का परिचय दिया। बच्चों ये भी ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति जब जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ तब तक हमारी संस्कृति में नई ताजगी आ गई। असल में भारतीय संस्कृति में बसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आई है, और इन चारों मौक़ों पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाट पैदा हुई, जो फूल खिले, वे हमारी संस्कृति को आज भी ताज़ा बनाए हुए हैं। इन 4 अध्यायों में पहला अध्याय यह है कि जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने इस संस्कृति की बच्चों नींव डाली। सबसे पहले उसके बाद में जिसे हम हिंदू अथवा भारतीय संस्कृति कहते हैं बच्चों, दूसरा अध्याय वह है। जबकि यह संस्कृति कुछ पुरानी हो गई है और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियाँ दूर हुई। जो रूढ़ियाँ थी, परंपराएं थीं, बहुत सारे रीति रिवाज थे, जो गलत चीज़ें थीं वो दूर हुई, और यह संस्कृति एक बार फिर नवीन हो गई, नई तरीके की हो गई। और तीसरा जो अध्याय है वह जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ। और चौथा अध्याय वह है जब भारत की मिट्टी पर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म, यूरोप के विद्वान और बुद्धिवाद से हुआ। ये चौथा अध्याय। तो बच्चों
इस पाठ में सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया, किस किस प्रकार की सभ्यताएं हमारे देश में पनपीं और कैसे कैसे इन सभ्यताओं ने अपनी जड़ें फैलाई। उसके बाद में किस तरह से संस्कृति का विकास हुआ। इस पाठ में बच्चों सभ्यता और संस्कृति में क्या क्या अंतर है उसके बारे में बताया गया है। सभ्यता का विकास कैसे हुआ, संस्कृति का विकास कैसे हुआ, संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होती है। तो इस प्रकार बच्चों ये अध्याय समाप्त होता है।